वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य यूवीएसटी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पाठ तृतीय के विषय एडवांस अकाउंटिंग के एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अपूर्ण लेखे वाली शाखाओं की लेखांकन करने की दूसरी विधि स्टॉक व देनदार पद्धति स्टॉक एवं देनदार पद्धति के अंतर्गत की चर्चा करूंगा। और यह चर्चा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते करेंगे कि जब माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो, जब शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता हो तो उस समय प्रधान कार्यालय उस शाखा संबंधी व्यवहारों का लेखा करने के लिए अपनी पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोलता है, क्या क्या एंट्रियां उसमें की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। स्टॉक व देनदार पद्धति में बीजक मूल्य पर जब लेखा किया जाता है, अर्थात जब प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में और स्टॉक एवं देनदार पद्धति से लेखांकन किया जाए तो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में 6 खाते खोले जाते हैं। लागत लेखों पर जब लागत मूल्य पर जब लेखा किया जाता है तो 5 खाते खोले जाते थे, इसकी चर्चा पूर्व में की थी। और जब बीजक मूल्य पर माल भेजा जाता है तो 6 खातों के नाम हैं शाखा स्टॉक खाता, शाखा को भेजा गया माल खाता गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, शाखा देनदार खाता ब्रांच डेटर्स अकाउंट, शाखा खर्च खाता ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट, शाखा स्टॉक संचय खाता ये एक नया खाता है ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और शाखा समायोजन खाता ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 6 खाते खोले जाते हैं। अब इन खातों की हम डिटेल चर्चा करते हैं एक बार, किन किन खातों में क्या क्या दिखाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यह स्टॉक अकाउंट वैसे तो पूर्ववत जैसे अभी जो लागत मूल्य पर माल भेजा जाता हो तो लेखांकन करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस तो वही आते हैं इसमें भी। अर्थात पुनः एक बार समझ लें कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट पर जब शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है और बीजक मूल्य पर ही प्रधान कार्यालय उसके लेखे करता है, तो इस ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में वर्ष में प्रारंभिक स्टॉक का शेष शाखा के पास जो प्रारंभिक स्टॉक है, वर्ष के दौरान शाखा को जो भेजा गया माल है वह भी डेबिट होगा, और शाखा के देनदारों से माल जो वापस लौट के आया है वह भी इस खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। देन इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर यदि शाखा ने हेड ऑफिस को कोई माल लौटाया है तो वह इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाएंगे। शाखा ने नगद बिक्री की है तो इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर आएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में माल जाएगा स्टॉक। और यदि शाखा ने उधार बिक्री की है तो वह भी इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर आएगा। इस प्रकार से जो है सामान्यतः इस खाते का शेष, चूंकि जब बीजक मूल्य पर लेखा करते हैं तो इस खाते का शेष वर्ष के अंत में शाखा के पास कितने रुपए का बैलेंस है, स्टॉक कितने रुपए के बीजक मूल्य का स्टॉक शेष है यह बताता है, सामान्यतः यह बताता है। अब चूंकि बीजक मूल्य पर ही डेबिट किया है, उसी मूल्य पर क्रेडिट कर दिया तो डिफरेंस बचा हुआ माल सामान्यतः बीजक मूल्य पर माल जो है कितना रह गया ये बताता है। लेकिन कभी कभी और इसका मिलान स्टॉक खाते के द्वारा बताए गए शेष का मिलान उस शाखा के गोडाउन में जितने रुपए का माल रखा है उसकी फिजिकल भौतिक जांच करके उसकी गणना करके उससे उस राशि का मिलान कर लेना चाहिए। अब आप स्टॉक खाते के द्वारा प्रदर्शित शेष और भौतिक रूप से उपलब्ध माल में कभी कभी कुछ अंतर हो सकता है, कोई चीजत की वजह से, कोई कमी बेची और चोरी चकारी की वजह से, या किसी और कारण से, या कोई और कारण है। तो ऐसी स्थिति में पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि शाखा के पास भौतिक रूप से वास्तविक रूप से जितना माल स्टॉक में शेष है तो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट में बाई बैलेंस शीट तो वही राशि दिखाई जाएगी। अब प्रश्न आता है कि भाई स्टॉक खाते के शेष के रूप में और वास्तविक रूप में तो वास्तविक राशि दिखाएंगे, अंतर अगर कम पड़ा है माल तो वह शाखा समायोजन खाते के माध्यम से अपलिखित कर दिया जाएगा। अर्थात यहाँ बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करके ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंट्री करेंगे और उस खाते को हम यहाँ उस राशि उस डिफरेंस के माल को, शॉर्टेज माल को हम यहाँ दिखा देंगे। कभी कभी किसी कारण से माल बढ़ जाता है, बढ़ने का मतलब आप लोगों ने
सेकेंड ईयर कॉस्टिंग प्रक्रिया खाते में पढ़ा होगा, हमने मान लिया भाई नॉर्मल लॉस 5% है, तो हमने नॉर्मल लॉस तो क्रेडिट कर दी भाई, नॉर्मल लॉस 5% या जैसे भी उसके लेखांकन किया, लेकिन एक्चुअल लॉस उस सामान्य हानि से कम होती है, तो उस केस में वहाँ माल बढ़ भी सकता है। तो अगर वृद्धि हुई है तो फिर डेबिट में दिखा देंगे उसे, ब्रांच स्टॉक अकाउंट या टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंट्री करके हम उसको दिखा देंगे। ठीक है, तो दूसरा जो आपका जो है आपका, अब एक चीज़ और यहीं आपको बता दें कि भाई जब लागत मूल्य पर माल भेजा जाता था तो लागत मूल्य पर एंट्री करते थे, ओपनिंग स्टॉक लागत मूल्य पर दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक लागत मूल्य पर दिखाते थे, भेजा गया माल शाखा को प्रधान कार्यालय ने जो माल भेजा है उसे लागत मूल्य पर दिखाएंगे, शाखा ने जो माल लौटाया उसे भी लागत मूल्य पर दिखाते थे। लेकिन जब यहाँ इसे बीजक मूल्य पर दिखा रहे हैं, यानी वह मूल्य सामान्यतः मानते वह मूल्य जिस पर शाखा को माल बेचना है, तो वह तो लागत मूल्य से भिन्न है, बढ़ा हुआ मूल्य है। इसलिए इन चारों मदों में जो सम्मिलित है, प्रॉफिट की राशि जो सम्मिलित है, उसके लिए अलग से हम ब्रांच स्टॉक रिजर्व के माध्यम से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट की राशि को तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व के माध्यम से लेखांकन उसका करते हैं, और गुड्स सेंट टू ब्रांच या गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच में जो प्रॉफिट की राशि शामिल है उसे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से हम उसका लेखांकन करेंगे, जिसको आगे आप देखेंगे। दूसरी बात आती है, दूसरा खाता है शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट में सीधा है ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। गुड्स एंड टू ब्रांच में शाखा को जो माल एचओ ने भेजा वो तो क्रेडिट कर देंगे, और शाखा ने जो माल एचओ को लौटाया वापस वह इस गुड्स एंड टू ब्रांच के डेबिट स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब देखने वाली बात यह है आपके कि लागत मूल्य पर जब माल भेजा जाता है तब तो इसका डिफरेंस जो था वो लागत मूल्य पर शेष बचता था, उसको हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देता था, यानी अपने व्यापार खाते में से उस माल की लागत कम कर लेता था। लेकिन अब यहाँ स्थिति क्या है, बीजक मूल्य पर है, तो कहने का मतलब है शाखा को भेजे गए माल में से जितना शाखा ने रिटर्न कर दिया उसको घटाने के बाद नेट गुड्स जो शाखा के पास रहा उसमें जो भी प्रॉफिट एलिमेंट शामिल है पहले उसकी गणना कर लेंगे, और उस गणना करने के बाद उस लाभ तत्व को, लाभ की राशि को यहाँ गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे ही उस लाभ की राशि, नेट माल में सम्मिलित लाभ की राशि को यहाँ डेबिट करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, तो अब जो गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट का बैलेंस बचेगा वह उसकी कॉस्ट प्राइस के बराबर बचेगा, और उस कॉस्ट प्राइस के बराबर उस शेष को जो हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तीसरा खाता है शाखा देनदार खाता। शाखा देनदार खाता लागत मूल्य पर माल भेजें चाहे बीजक मूल्य पर माल भेजें, उसके लेखांकन में कोई एडजस्टमेंट अलग से नहीं है, उसी पूर्ववत बनेगा। इस शाखा देनदार खाते में शाखा के देनदारों को वर्ष के प्रारंभ में जो शेष है वह डेबिट दिखाएंगे, देनदारों को वर्ष के दौरान जो माल भेजा है, बेचा है, वह भी डेबिट करेंगे, और इसके साथ ही जो बेचा है उधार बिक्री जो देनदारों की वह डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट पक्ष पे शाखा के देनदारों ने यदि शाखा को कोई माल लौटाया है तो वह उसके क्रेडिट कर देंगे, देनदारों को बट्टा, छूट, डूबत ऋण इत्यादि है वह क्रेडिट कर देंगे, खर्चे खाते को डेबिट कर करेंगे, और शाखा के देनदारों ने कोई पैसा चुकाया है तो वह इनके क्रेडिट, इस देनदार खाते के क्रेडिट पक्ष पे दिखा देंगे, और इसका शेष जो है देनदारों का अंतिम शेष दिखाता है। इसके बाद बात आती है ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। चौथा खाता है शाखा खर्च खाता। शाखा खर्च खाता जो है इसमें शाखा के सारे खर्चे आएंगे। खर्चे अभी आप देख सकते हैं कि जो खर्चा प्रधान कार्यालय ने कोई खर्चा किया है एंट्री करेंगे ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, या टू कैश एचओ करेगा तो खर्च खाते के डेबिट साइड में आ जाएगा। शाखा ने अपने पास से कोई पैसा खर्च किया है तो वो आज के यहाँ आ जाएगा, और देनदारों के संबंध में कोई खर्चा है, बैड डेबिट्स है, डूबत ऋण है आपका, या डिस्काउंट है, या कोई छूट रिबेट है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट या टू ब्रांच डेटर करेंगे, देनदारों खाते में क्रेडिट कर देंगे, खर्च खाते में डेबिट कर देंगे। इस प्रकार हम इस वर्ष के अंत में शाखा खर्च खाते का जो भी बैलेंस है या टोटल है वह टोटल ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में शाखा समायोजन खाते को अंतरित कर देंगे। शाखा समायोजन खाता जो है यहाँ एक तरीके से P&L अकाउंट का सा काम करेगा, ठीक है। देन इसके बाद आती है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखें स्टॉक रिजर्व केवल 2 मदों के समायोजन के लिए ही स्टॉक रिजर्व अकाउंट खोला जाता है।
शाखा के पास वर्ष के प्रारंभ में जितने रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट साइड में दिखा देंगे डेबिट बैलेंस के रूप में। लेकिन उस चूंकि वो बीजक मूल्य पर है तो उसमें सम्मिलित लाभ की राशि जो है निश्चित रूप से वर्ष के प्रारंभ का शेष होगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए मान लीजिए एक शाखा के पास 11,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है बीजक मूल्य पर, और शाखा को हेड ऑफिस लागत में 10% जोड़ करके बेचता है, तो माना लागत 100 में 10% जोड़ दें तो 110। तो अब 110 रुपये जिस माल का बीजक मूल्य, उसमें लाभ कितना जुड़ा हुआ है 10, और जिस माल का बीजक मूल्य 11,000, तो 10/110 गुणा 11,000 करेंगे तो 1,000 रुपये लाभ की राशि आई। तो कहने का मतलब जब ये मद अकाउंट फॉर करेंगे तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के तो डेबिट बैलेंस में लिख देंगे टू बैलेंस BD 11,000, लेकिन हमें पता है कि 10/110 का से 11,000 रुपये में 1,000 रुपये लाभ जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो कहे या नहीं कहे, लेकिन जब बीजक मूल्य की बात आ गई तो उसके आधार पर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतने रुपये ब्रांच स्टॉक रिजर्व में भी बाई बैलेंस BD 1 अप्रैल को होगा 1,000 रुपये। तो प्रश्न आती है कि ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट के बराबर की राशि स्टॉक रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा, लिहाजा उसको 1 अप्रैल को ही उस स्टॉक रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट DR, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से शाखा के पास वर्ष के अंत में जितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है बाई बैलेंस CD जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमने दिखाया है, उसमें सम्मिलित प्रॉफिट की राशि, उसमें कितना प्रॉफिट शामिल है उस राशि के लिए हमें स्टॉक रिजर्व बनाना है। तो पहले तो गणना कर लेंगे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल देके 10/110 करके किया था, तो जो भी रेट है, जो भी जैसा सिस्टम है, तो जो प्रॉफिट की राशि उसके लिए स्टॉक रिजर्व बनाना है, स्टॉक रिजर्व बनाएंगे आप ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट करके। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट एक तरह से रियलाइज हो गया तो वो तो क्रेडिट कर दिया ब्रांच एडजस्टमेंट में, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट की राशि वसूल नहीं हुई अभी, उसके लिए स्टॉक रिजर्व बनेगा, लिहाजा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व करेंगे एंट्री, और एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और ब्रांच स्टॉक रिजर्व में क्रेडिट, और इस तरह से वर्ष के अंत में ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, वही ब्रांच स्टॉक अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और लास्ट है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, शाखा समायोजन खाता। देखिए, एक तरीके से सिंपली हम कहें कुछ प्रॉफिट जो वर्ष के दौरान हेड ऑफिस के द्वारा शाखा को जो माल भेजा गया था उसमें से वापसी घटाने के बाद जो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में नेट माल जो बचा, उसमें सम्मिलित प्रॉफिट की राशि जो थी उसको हमने वहाँ डेबिट किया गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट को, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। तो लिहाजा कहने का मतलब यह है, एक तरीके से वर्ष के दौरान भेजे गए माल में सम्मिलित जो नेट माल जो है, सम्मिलित लाभ की राशि को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है गुड्स सेंड टू ब्रांच को डेबिट करके। दूसरी बात है, ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित जो लाभ की राशि उसके लिए स्टॉक रिजर्व में बैलेंस था, स्टॉक रिजर्व को डेबिट किया तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इस तरीके से ये तो लाभ क्रेडिट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट्स हम लेते हैं उसके लिए रिजर्व बनाना है, लिहाजा एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद में बात आती है कि यदि कोई सामान्य प्रकृति का या कोई लॉस है स्टॉक में, स्टॉक खाते में यदि कोई लॉस है तो वह भी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और स्टॉक अकाउंट के माध्यम से क्रेडिट स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद बात आती है जो खर्चे हैं आपके खर्चे जो हैं, तो खर्चे जो हैं तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में आ चुके सारे खर्चे, चाहे हेड ऑफिस ने किए, चाहे ब्रांच ने किए, चाहे देनदारों से संबंधित थे, उन सब के खर्च खाते का टोटल जो था वो मैंने आपको बताया था, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को DR करेंगे और ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को CR करेंगे, और इस तरीके से वो टोटल खर्चे भी जो है वह आपके यहाँ आ जाएंगे। और वर्ष के अंत में इस तरह से प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, लॉस सारे खर्चे डेबिट हो गए, बैलेंस जो है वह नेट प्रॉफिट बताएगा शाखा को, उसको जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इसके बाद आपके सामने प्रारूप हैं इन 6 खातों के। ब्रांच स्टॉक अकाउंट को थोड़ा देख लेंगे आप, टू बैलेंस BD जो शाखा को माल भेजा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट यानी शाखा के देनदारों से जो माल लौट के आया है, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट सरप्लस इफ एनी। मैंने कहा कि कई बार हमने 10% नॉर्मल लॉस दिया, हमने नॉर्मल लॉस तो क्रेडिट कर दिया इस खाते में, और एक्चुअल लॉस है 8%, तो 2% तो माल बढ़ेगा तो फिर वो यहाँ दिखाना पड़ेगा टू ब्रांच
एडजस्टमेंट अकाउंट सरप्लस। क्रेडिट साइड में बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो यानी ब्रांच ने जो माल लौटाया, ब्रांच ने जो माल एचओ को लौटाया है वह यहाँ रिटर्न में आ जाएगा। बाई बैंक, कैश सेल्स का पैसा एचओ को मिला होगा तो कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स है तो बाई ब्रांच डेटर्स। बाई ब्रांच एडजस्टमेंट नॉर्मल शॉर्टेज और सरप्लस स्पॉइलेज, कोई भी नॉर्मल लॉस माल संबंधी है तो वह इस खाते के क्रेडिट में आएगी ये। और बाई बैलेंस सीडी, अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आप क्लोजिंग स्टॉक लिख करके इस खाते को बना करके एक बार चेक ज़रूर कर लें, कोई माल की कमी बेसी है तो वह आपके शॉर्टेज या सरप्लस के रूप में अकाउंट फॉर की जाएगी और ब्रांच एडजस्टमेंट के माध्यम से उसका लेखांकन होगा। इसी तरीके से ब्रांच डेटर अकाउंट सीधा है, टू बैलेंस बीडी है, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जितना क्रेडिट सेल माल बेचा और ब्रांच के डेटर्स ने जो माल लौटाया तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट। बाई बैंक, डेटर्स ने जो पैसा दिया पेमेंट किया। बाई ब्रांच एक्सपेंसेस, डेटर्स के संबंध में बैड डेबिट, डिस्काउंट, रिबेट इत्यादि जो है खर्चे वो बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आ जाएगा ये। गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और पहले तो बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो शाखा को वर्ष के दौरान जो माल भेजा, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट शाखा ने जो माल लौटाया एचओ को, और टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इस वर्ष के दौरान भेजे गए माल में से शाखा ने लौटाया गया माल घटाने के बाद उस नेट माल में सम्मिलित लाभ की राशि को में से विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य उसका घटा के जो प्रॉफिट एलिमेंट है उसको यहाँ डेबिट करेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से इस गुड्स एंड टू ब्रांच का जो नेट बैलेंस बचेगा वह उस शाखा को भेजे गए माल की नेट कॉस्ट बचेगी जिसको एचओ अपने ट्रेडिंग अकाउंट को दिखा देगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंसेज हैं, टू ब्रांच डेटर्स के संबंध में खर्चे डेबिट कर दिए, टू बैंक नगद कोई खर्चा किया है और इन दोनों का योग जो है वह है ब्रांच एडजस्टमेंट में हम दिखा देंगे। इसके बाद ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट के बराबर की राशि इसमें ओपनिंग बैलेंस बोलेगा, बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस में जो प्रॉफिट है वह है तो इसको 1 तारीख को ही टू ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट या टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा डेबिट करके और इसको यहाँ डेबिट करेंगे तो नीचे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उसमें बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व के रूप में 1 तारीख को पैसा ले लेंगे और क्लोजिंग जो बैलेंस है स्टॉक का उसमें जो प्रॉफिट शामिल है उसके लिए ब्रांच स्टॉक रिजर्व को हम ब्रांच एडजस्टमेंट को डीआर करेंगे और स्टॉक रिजर्व को अपन जो है सीआर करेंगे। तो यहाँ बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित प्रॉफिट की राशि से क्रेडिट कर देंगे और जो बैलेंस के रूप में बच जाएगा। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट ओपनिंग स्टॉक में सम्मिलित लाभ की राशि जो है वह इसके क्रेडिट में कर देंगे। शाखा को भेजे गए माल की शुद्ध राशि में सम्मिलित लाभ की राशि से गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट से इसको यहाँ निकाल करके हमने यहाँ ट्रांसफर किया था वो क्रेडिट कर देंगे। इसके अन्य इसमें डेबिट साइड में टू ब्रांच एक्सपेंसेस जितने खर्चे जो खर्च खाते से आए, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यदि कोई माल की शॉर्टेज है जो वहाँ हमको फाइंड आउट होती है, ज्ञात होती है तो उसको डेबिट कर देंगे। और टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक में सम्मिलित लाभ की राशि से यहाँ स्टॉक रिजर्व बना लेंगे और इस तरीके से नेट बैलेंस के रूप में जो है वो शाखा का शुद्ध लाभ होगा। टू हेड ऑफिस उसे टू अपने P&L अकाउंट ट्रांसफर करेगा, एंट्री करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट या टू P&L या जनरल P&L अकाउंट। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए ही हम आगे इसकी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ इसकी चर्चा एक बार पुनः करेंगे। धन्यवाद।